अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, खबरें और अपडेट्स तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन दिल चाह रहा है कि आज इस व्लॉग में सिर्फ और सिर्फ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को खराज तहसीन पेश किया जाए। आज उन्होंने जिस तरीके से जालिमों का दिफा किया है, जिस तरीके से उन्होंने मजलूमों का मजाक उड़ाया है और जिस तरीके से उन्होंने अपनी जानिबदारी और फिर जो मैं हमेशा बात कहती हूँ कि एक बुग़्ज़ और गुस्सा उनके अंदर नज़र आता है, उसका इजहार किया, तो इसके ऊपर खराज तहसीन बनता है उनके ऊपर, बिल्कुल बनता है। आज दो अहम मुकदमात की समाअत थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। एक तो नाअहली केस, जो कि सबको मालूम है कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म हो जाएगी। इस केस में अगर फैसला ये आता है कि जी ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए, तो ये बड़ा ऑब्वियस सा है कि ये केस तो उड़ जाएगा। इसके ऊपर अब क्या ही तफसील से बात करूं, लेकिन उससे पहले जो लापता अफराद का मामला था उसके ऊपर जो है आज सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत हुई। और ये लापता अफराद जनरली जो बलोच मिसिंग पर्सनस और ये सब चल रहा है उससे मुतालिक केस नहीं था। ये जो एतजाज़ अहसन साहब ने एक स्पेशल पिटिशन दायर की थी कि जिस तरीके से लापता हो रहे हैं लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ सहाफ़ी भी, और फिर उसके बाद उनको गायब करके एक बयान आता है और फिर उसके बाद वो अपनी सियासत से किनारा कश हो जाते हैं। तो इस सारे मामले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रखा कि इस चीज़ को रोका जाए। तो पहले तो ये पिटिशन काफ़ी अरसा फिक्स ही नहीं हुई और अब इसकी बारी आई है, तो उस पिटिशन में क्या क्या आज हुआ है उसके बाद तो अगेन मैं कहूँगी कि खराज तहसीन पेश करने को दिल करता है। तो इसकी तफसीलात मैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूँगी। फिर जनाब आज ख़ास तौर पर बात करेंगे कि निगरान वज़ीर आज़म साहब बड़े गुस्से में हैं और उनके गुस्से को सब लोगों ने उनके गुस्से के ऊपर गुस्सा किया है। तो वो क्या उन्होंने कहा बलोच मिसिंग पर्सनस के हवाले से, हालांकि वो ख़ुद बलोचिस्तान से हैं, लेकिन जब दलील आपके पास नहीं होती तो फिर आप गुस्से में आते हैं और फिर आप वही करते हैं जो इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म साहब कर रहे हैं। और लास्टली कुछ बात करेंगे कि आजकल PTI के मुख्तलिफ लोगों की चांदी हो गई है। जी हाँ, आपको सुन के शायद बड़ी हैरत होगी कि इतने मुश्किल के दौर में मैं ये क्या बात कर रही हूँ कि इनकी चांदी हो गई। आपको पता है बैठे बिठाए ये लोग इतने अमीर हो गए, किसी के प्लॉट निकल आए हैं, किसी के घर निकल आए हैं, किसी की ज़मीन निकल आई है और पता नहीं क्या क्या उनका निकलता चला आ रहा है भाई। तो वो तो बैठे बिठाए बड़े अमीर हो गए। तो ये क्या कहानियाँ आपके साथ शेयर करूँगी इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो आ जाते हैं जी सबसे पहले काजी फायज़ ईसा साहब की तरफ, जिन्होंने आज लापता अफराद का जो मामला है उसके ऊपर समाअत कर ही डाली। और आज अगेन दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट कि जब भी चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब कोई ऐसे केस की समाअत करते हैं जिसमें PTI पिटिशनर होती है, इस्तदा लेके कोई जाती है, तो उनका रवैया ही एक अलग किस्म का होता है। उनका जो लबो लहजा है वो इतना एग्रेसिव होता है और उन लोगों के लिए तज़हीक आमेज़ होता है जो पिटिशन लेकर आए होते हैं। दूसरा, हमेशा वो एक अजीब व गरीब किस्म के जहनी कैफियत में होते हैं कि जिसमें वो दूसरे की बात ही नहीं सुनते हैं। यानी उनके होते हुए महसूस होता है कि कोई दूसरी तरफ का वकील होने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद ही वकील बन जाते हैं, खुद ही जिरा शुरू कर देते हैं, खुद ही सवाल पे सवाल दागे जाते हैं और उसका जवाब सुनने की जहमत भी नहीं करते, हौसला भी नहीं करते। यानी अगर आपने एक सवाल उठाया है, चलिए मान लिया आप कोई कानूनी नुक्ता ही पूछ रहे हैं, तो कम अज़ कम फिर आप हौसले से पूरा जवाब तो सुन लें। अभी कोई जवाब शुरू करता है तो वो उसके ऊपर धड़ाधड़ फिर जवाब सवाल शुरू कर देते हैं और फिर खुद ही उसका अपनी मर्जी का जवाब भी दे देते हैं, तो खुद ही वकील और खुद ही मुंसफी बन जाते हैं। ये बात भी समझ से बिल्कुल बालातर है। और उसके बाद फिर ये कि जब भी कोई और भी मुकदमा हो जिसका कोई ताल्लुक भी ना हो किसी हवाले से, लेकिन जानबूझकर हर मुकदमे में उनकी तान जाकर टूटती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। इस दौर में भी ऐसा हुआ था। इमरान खान की हुकूमत, बेनिफिशरी कौन? इमरान खान के दौर में ये, आपकी हुकूमत में ये, जब हुक्मरान आप थे, मतलब बात कुछ भी हो रही हो, उन्होंने बीच में उस पूरे टेन्योर का तज़किरा ज़रूर लेके आना है कि जिसमें उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हो गया। असल में जो इमरान खान का दौर है वो इसलिए बुरा लग रहा है कि जी उनको क्यों अदालत में कटहरे में खड़ा किया उस दौर में, सिर्फ ये मसला है। और अब ये चीज़ें बड़ी ऑब्वियस हो चुकी हैं कि वो रेफरेंस किसकी ईमा पर आया था, उसके पीछे कौन था, सब पता है, सबको मालूम है, लेकिन जानबूझकर अभी भी उनकी ज़ाहिर है जिनकी तरफ से वो रेफरेंस आया था उनके साथ तो आजकल काजी फायज़ ईसा साहब की येस है, उनके साथ तो गुडी गुडी है सब कुछ, तो उनको तो कुछ कहना नहीं। तो आ जाके वो तान टूटती है इमरान खान के ऊपर, PTI के ऊपर, उनकी कैबिनेट के ऊपर। जी उन्होंने रेफरेंस भेजा था, इसलिए जो भी उनके हवाले से पिटिशन आएगी उसके साथ तो फिर जस्टिस साहब ऐसा इंसाफ करेंगे कि आप लोग देखते ही रह जाएंगे।
यानी बात कोई और भी हो रही हो, लेकिन इमरान खान का तस्करा या उनके हुकूमत का तस्करा बीच में ज़रूर आएगा। आज अगर आपके पास कुछ ये इस्तदा लेके जा रहे हैं मजलूम बनकर, साहिल ये लेके आ रहा है कि भाई हमारे घर के कुछ लोग अगवा हो गए, तो आप उनसे कहेंगे कि भाई जब तुम हुक्मरान थे तो तुम्हारे उस वक्त दौर में भी तो कुछ लोग अगवा हुए थे, पहले उनकी बात करो। यानी ये कौन सा इंसाफ का मयार है कि यानी अगर मेरे साथ जुल्म हुआ है और मैं अपनी इस्तदा लेके जाऊं तो पहले मुझे वो तमाम लोगों की बात करनी पड़ेगी कि जिनके साथ जुल्म हुआ है। अजीब बात है ये। फिर उसके बाद आप देखिए फरमा क्या रहे हैं, मतलब जितनी देर वो समाज चलती रही और माशाल्लाह लाइव दिखाई, तो उसमें और मतलब आप हैरान पे हैरान हर दफ़ा पहले से ज़्यादा होते चले जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। जब उनसे कहा गया कि जनाब ये लोग मिसिंग पर्सन होते हैं और आकर फिर वापस आते हैं तो बेचारे कुछ बयान देते हैं मजबूरी में, पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, तो कहते हैं हम क्या करें, हम क्या उन्हें कहें कि जी पार्टी में वापस आ जाए। मसला पार्टी छोड़ के जाना या पार्टी में वापस आने का तो नहीं है, मसला ये कि इस मुल्क में कोई कानून और इंसाफ है या नहीं है। आप ये तो बुला के पूछ सकते हैं कि भाई किसने आपके साथ जुल्म किया है, भाई क्यों कोई किसी को ऐसे उठा ले। उसके ऊपर उनका सवाल मुलाहिजा फरमाइए। सवाल ये है कि जनाब क्या एतजाज़ अहसन ने देखा है किसी को अगवा करते हुए जो वो पिटिशनर बन के आ गए? यानी अगर किसी जुल्म को होते वक्त अगर कोई गवाह वहाँ पर मौजूद ना हो तो वो खुद पिटिशनर नहीं बन सकता भाई। यानी आपने यानी बुनियादी तौर पर आप ये तय कर रहे हैं कि अगर मैं कोई पिटिशनर बनती हूँ, कोई मुल्क समाज में कोई माशरे में गुनाह होता देखती हूँ, कोई जुल्म होता देखती हूँ, तो मैं पिटिशनर नहीं बन सकती, क्योंकि अगर वो मेरे सामने एग्जैक्टली वकूआ नहीं हुआ तो मैं पिटिशनर नहीं बन सकती। तो फिर आप ये तमाम जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं ये बंद कर दें, ये NGOs बंद कर दें, ये फिर मत आवाज़ उठाया करें, क्योंकि हर वक्त हर जुल्म के वक्त वो लोग मौजूद तो नहीं होते या उनके नुमाइंदे कहीं हर वक्त मौजूद तो नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि जुल्म ही नहीं हो रहा। और जब उन्होंने उसका जिक्र किया कि जी ये कहते ये तो आप अपने PTI के लोगों की बात कर रहे हैं, तो अगर उनके साथ ऐसा हुआ तो भाई वो क्या कहते हैं कि इफ़ यू कैन नॉट बियर द हीट ऑफ द किचन देन यू शुड नॉट बी इन द किचन। यानी अगर मैं इसको आम जबान में अब आपके लिए तर्जुमा कर दूं कि भाई अगर आप ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर आप पॉलिटिक्स से छोड़ दें, क्योंकि हमारे और साथ में उन्होंने बोला कि ये तो फिर हमारे मुल्क में बहुत कुछ होता रहा है हमेशा 75 सालों में। यानी एक तरह से आप फिर जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ भाई चूंकि ये हमारे मुल्क में तो होता ही रहा है, तो फिर क्या आपको ज़रूरत है आप सहाफ़त में या सियासत में आए अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो भाई ये तो होता है, लिहाजा आप बर्दाश्त करें। और अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते यू शुड नॉट बी इन द किचन। तो फिर आप यहाँ पर जज की कुर्सी में क्या लेने बैठे हैं? अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते तो फिर आप क्या करने बैठे हैं यहाँ पर? फिर उन्होंने जब इमरान रियाज का जिक्र किया कि बात सिर्फ हमारे पॉलिटिकल मेंबर्स की नहीं है, इमरान रियाज हैं वो भी लापता हुए, तो वो आगे से पूछ रहे हैं कौन इमरान रियाज, और फिर साथ में कह रहे हैं कि जी मतीउल्लाह जान भी तो लापता हुए थे, असतूर को भी तो मारा गया था, आपने उनका नाम नहीं लिया, और साथ में फैसला भी सुना दिया कि मैं तो उनको अनबायस्ड सहाफ़ी समझता हूँ। यानी मैं इसका मतलब क्या लिया जाए कि इमरान रियाज को आप अनजस्ट सहाफ़ी, वो अनबायस्ड सहाफ़ी नहीं समझते? और अगर बिलफर्ज आप नहीं भी समझते तो आपके पास क्या अथॉरिटी है ये तय करने की कि कौन अनबायस्ड है और कौन नहीं है? और अगर मान भी लें हम फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि अगर कोई बायस्ड भी है तो क्या उसके साथ जुल्म करने के लिए लाइसेंस मिल जाता है? क्या उसको लापता करना जायज़ हो जाता है? तो ये कौन सा मयार है कि आप ये बात कर रहे हैं कि जी इमरान रियाज के साथ जुल्म हुआ तो मतीउल्लाह के साथ भी तो हुआ, तो असदूर के साथ भी हुआ, तो फिर काजी साहब आपकी भी इत्तला के लिए अर्ज है कि फिर जुल्म तो अरशद शरीफ के साथ भी हुआ, फिर आपने उसका नाम क्यों ना लिया? आपको भी फिर वो सहाफ़ी सिर्फ नज़र आएंगे जो उस वक्त आपके साथ खड़े थे जब आपके खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ था, और बाकी पाकिस्तान में जितने सहाफ़ी हैं जो आपके साथ रेफरेंस के ऊपर उस वक्त नहीं खड़े हुए थे या उनके ख्याल से आपको दिफा नहीं उनका करना चाहिए था उन्हें आपका, और आपको जवाब देना चाहिए था, तो अगर वो सहाफ़ी किसी भी जुल्म का शिकार होते हैं तो यानी वो आपकी अदालत में ना आए। आप क्या ये कहना चाह रहे हैं? और फिर आगे से कह रहे हैं कि जनाब आप कैसे मुतासरा फरीक हैं, जिसके साथ जुल्म हुआ है जो लापता है, कौन है यहाँ पे लापता? उस्मान डार कहाँ है? सदाकत अब्बासी कहाँ है? अगर वो लापता हुए तो वो खुद तो पिटिशनर नहीं है। एतजाज़ अहसन साहब उस वक्त मौजूद तो नहीं थे जब उन्हें अगवा किया गया। इमरान रियाज भी यहाँ पे नहीं है, तो भाई मैं आपको कल को शेख रशीद साहब आके कह दें कि एतजाज़ अहसन साहब आपने मेरा नाम क्यों लिया, तो भाई या तो वो खुद पिटिशनर हों
और आप किस हैसियत से उनका मुकदमा लड़ने आ गए। और फिर ताना भी मार दिया कि शेख साहब वो जो फैज़ाबाद धरना केस था उसमें भी तो नजरसानी की अपील लेकर आ गए थे, तो अपनी पिटिशन भी लेकर आ जाते। यानी आपने दूसरे अल्फाज में ये फरमा दिया कि भाई अगर आपके साथ जुल्म हुआ है और आपको मज़ीद भी ख़तरा है कि अगर आप उस जुल्म के ख़िलाफ़ ताकतवर का नाम लेंगे, बोलेंगे, तो इसलिए अगर आप इस मसलहत पर खामोश हैं कि यार अगर मैंने उनके ख़िलाफ़ कुछ बोला तो फिर दोबारा मुझे ना उठा के ले जाएं, तो इसलिए आपके साथ जुल्म हो गया, अब उसको आप चुप करके पी जाएं। ना मुल्क में कोई अदालत मौजूद है, ना माशरे में कोई इस वक्त इंसानी हुकूक का जानलेवा मौजूद है कि जो जाकर आपके लिए, आपके हुए हुए जुल्म के ऊपर, यानी आप खुद आवाज़ उठाने के अभी काबिल नहीं हैं अगर, या आपको मज़ीद ख़तरा है तो आप अपने ख़िलाफ़ जुल्म पर आवाज़ नहीं उठा रहे, तो कोई भी ना आवाज़ उठाए। भाई मैं भी ना आवाज़ उठाऊँ, मैं भी ना कहूँ कि इमरान रियाज के साथ गलत हुआ। क्यों? क्योंकि जी इमरान रियाज से मेरा क्या ताल्लुक। इमरान रियाज जो है वो खुद आके अगर पिटिशनर बनेगा तो ठीक है, फिर भी क्या ठीक है। मुझे तो ये शक था। आज बहुत सारे लोग ये ट्विटर पे बात कर रहे थे कि इमरान रियाज को बुला लें, फिर आप तलब कर लें। वो तो कल भी कह रहे थे कि है किसी में हिम्मत के मुझे बुला के पूछे कि मेरे साथ क्या हुआ, मुझे किसने अगवा किया, मैं कैसे हालातों में रहा, तो करें आप हिम्मत। तो मैं आपको ये भी बता दूं, जो ये तमाम लोग चैलेंज दे रहे थे ना काजी साहब को, कि जब इमरान रियाज भाई को अगर वो बुला भी लेंगे ना, तो वो आगे से उन्हें कहेंगे कि भाई इमरान, पहली बात तो ये है कि मुल्क में ये सब पहले भी होता रहा है। आपको नहीं पता जनरल ज़िया के दौर में सहाफ़ियों को कोड़े पड़ते थे? आपको नहीं पता बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो लापता भी होते रहे हैं, मतीउल्लाह जान भी लापता हो चुके थे? आपको नहीं पता वो मुदस्सिर नारू आज तक भी लापता है? आपको नहीं पता कि बहुत सारे सहाफ़ी पहले भी कत्ल किए जा चुके हैं? तो आप उनकी तो पहले मजम्मत करें, पहले आप पूरा एक वीलॉग बना के लाएं या फिर मजम्मतनामा लिख के लाएं, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा, क्योंकि ये सब तो पहले भी होता रहा है। और देखें भाई, अगर आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर आप सहाफ़त ही छोड़ दें। तो काजी साहब ये भी फरमा सकते हैं। तो आपने काजी साहब को ईजी नहीं लेना, हल्का नहीं लेना। वो पहले पूछेंगे आपके पास सबूत क्या है कि आपको कौन लेके गया और आपके साथ ये सब हुआ है, इस बात का क्या सबूत है। और आप मजम्मत करें पहले तमाम के तमाम सहाफ़ियों की, जो इमरान खान के दौर में ख़ास तौर पर जिन सहाफ़ियों के साथ जुल्म हुआ है, या किसी का शो बंद हुआ है, या कोई ऑफेयर हुआ है, या कोई लापता हुआ है, पहले जिसने ख़ास तौर पर जो इमरान खान के दौर में होता रहा है, उसके ऊपर पूरा एक मजम्मती बयान लिख के लाएं, फिर उसके बाद आपकी पिटिशन सुनेंगे। तो वो ये भी कह सकते हैं। तो डोंट यू टेक काजी साहब ईजी। तो ये इस किस्म की जब आप बुख से भरी अदालत में जाते हैं तो फिर आप क्या वहाँ से इंसाफ की तवक्को करें। आज बहुत से लोग ये बात कर रहे थे, जिससे मैं कुछ हद तक मुत्तफ़िक हूँ। शोएब शाहीन साहब को ज़्यादा प्रिपेयर होना चाहिए था। आज वो इस केस में पीटीआई की तरफ से मौजूद थे, वो मुझे थोड़े कमज़ोर लग रहे थे। लेकिन बात ये कि अगर वो बहुत तगड़े भी दलाइल दे रहे होते, जब अगला बंदा दलाइल सुन ही नहीं रहा, तो फिर बात ही क्या रह जाती है। शायद वो ज़्यादा थोड़े डिफेंसिव भी मुझे महसूस हुए शोएब शाहीन साहब, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। शोएब शाहीन होता, सलमान अकरम राजा होता, या कोई भी और होता, जब एक बंदा ये तय करके अपना माइंड बना के बैठता, और काजी साहब का ये रिकॉर्ड है, अभी तक जितने मैंने उनकी लाइव देखी हैं समातें, वो एक माइंड के साथ ऑलरेडी बैठे हुए होते हैं, फैसला पहले से कर चुके होते हैं, समात बाद में हो रही होती है। आर्ग्यूमेंट्स तो वो यूं ही बस लोगों की तसल्ली के लिए यानी थोड़े बहुत कर लेते हैं और सुन लेते हैं, अदरवाइज फैसला तो उनके जहन में पहले ही होता है। अब ये नाअहली केस में भी यही है। अभी ये समात मिसिंग पर्सनस की चल रही थी, जिस दौरान वो कहने लगे कि चलें जी इसको अब कल बाकी सुन लेंगे, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक केस है। और वो केस था नाअहली का, जिसमें नवाज शरीफ साहब की तायाद नाअहली ख़त्म होनी है, और उसमें फिर आप उनके दलाइल देखें, और उसमें पूरा कमरा अदालत का माहौल ही बदल जाता है, खुशगवार माहौल हो जाता है। और फिर उसमें वो अपनी तरह से सारी दलीलें देते हैं कि ये तो है ही गलत, नाअहली का फैसला तो हो ही नहीं सकता, इस पर तो कोई पूरा उतर ही नहीं सकता, कायदे आज़म भी होते हैं वो भी नाअहल हो जाते हैं। तो ये अब एक आध मेरे ख्याल 4 जनवरी को उन्होंने कहा है कि इसकी मजीद समात होनी है, उसमें आप देखिएगा फैसला हो जाएगा। तो ये नाअहली तो ख़त्म होनी ही है। तो वो ऑलरेडी माइंड बना के फैसला दे के फिर बैठते हैं भाई, बाकी सब चीज़ें जो हैं वो सारी आपकी फॉर्मेलिटीज़ हैं। अब जो एक और चीज़ है, मैं तो आज मैंने ट्वीट में भी लिखा था कि भाई जालिमों, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको वकील करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये वाली सूरत हाल है इस वक्त। जालिम के वकील ऐसा लग रहा है कि आप बन गए हैं काजी साहब।
आप तो जुल्म को जस्टिफाई कर रहे हैं, जुल्म को जस्टिफाई तो ना करें कम अज़ कम। फिर आज पेशावर हाई कोर्ट का एक और फैसला था जिसमें एक आरओ को तब्दील किया गया था पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से। उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन पिटिशनर बना और आज उस पर अपील की हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो उस अपील के दौरान चीफ जस्टिस साहब के फिर आपसे रिमार्क्स देखते, क्योंकि उससे भी वो भी जो फैसला था पेशावर हाई कोर्ट का वो बेसिकली पीटीआई के हक में आया हुआ था। उसमें भी चीफ जस्टिस साहब बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर आपने कैसे आरओ जो था वो बदल दिया उसका फैसला। चलिए ये तो मैं मानती हूँ कि आप बिल्कुल ये बात उसूली तौर पर ठीक है, दोनों मौक़िफ़ सुने फिर फैसला करें, लेकिन चीफ जस्टिस साहब शायद खुद भूल गए कि अभी चंद दिन पहले उन्होंने खुद भी यही तरीक़ाकार आजमाया। चंद दिन पहले जब यही आरओज़ वाले मामले पर लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला था और उसमें लाहौर हाई कोर्ट को भी सुने बगैर और पिटिशनर को भी सुने बगैर, उमैर नियाज़ी को भी सुने बगैर, खुद चीफ जस्टिस साहब ने उसके ऊपर फैसला कर दिया था एक तरफा तौर पर कि आरओज़ तो यही रहेंगे भाई, इंतज़ामिया वाले। और आज उन्होंने इस पर कहा कि ये सारी चीज़ें देख के तो लग रहा है कोई इलेक्शन मुलतवी कराना चाहता है। भाई आरओ अगर ये नहीं होगा कोई और होगा या यही होगा तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो यानी अभी तक ये जो अंधेर मचा हुआ है आरओज़ वाला, वो चीफ जस्टिस साहब उससे लाइल में बेखबर हैं कि भाई ये भी सब कुछ हो रहा है दुनिया में, तो इसलिए उन्हें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन बात वैसे ठीक है, ये आरओ नहीं होते, अदलिया से भी होते, अदलिया से नहीं होते, कोई भी होते, तो इन्होंने वही फैसले करने थे जो उनसे करवाए जा रहे हैं। ये कौन सा आरओ अपनी मर्जी से सारे फैसले कर रहे हैं? जो उन्हें कहा गया है, जो प्लान का हिस्सा है उसके मुताबिक वो कर रहे हैं। तो कोई और भी लगा देंगे आप बदल के तो तब भी वो यही करेंगे। तो इसलिए ये तो खैर एक वही है। लेकिन चलिए, पेशावर हाई कोर्ट का एक फैसला था वो उन्होंने कर दिया डिसमिस, और अब उसके ऊपर उन्होंने जो खरी खरी सुना दी है उससे आपको पता चल गया कि उनका मूड क्या है। अगर बल्ले वाला फैसला भी सुप्रीम कोर्ट में कल आता है तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या होने वाला है पीटीआई के साथ। और जनाब, पीटीआई के लोगों को आज भी बहुत मुश्किलात रही हैं। कुछ जगहों पर मिल गए फैसलों की कॉपियां तो उन्होंने जाके अपीलें कर दी हैं, और कुछ जगहों पर नहीं मिली स्टिल, और जानबूझ के नहीं दी गई ताकि वो अपीलें ना कर सकें, उनके कागजात मंजूर ना हो सकें। तो ये सब तो चलता रहा। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये कि जो मुख्तलिफ पीटीआई के रहनुमा हैं उनकी बहुत सारी चीज़ें निकलते आ रही हैं। शेर अफजल मरवत साहब को पता चला है कि उनके पेशावर में 5 मकान भी हैं और उन 5 मकानों के पानी के बिल उन्होंने अदा नहीं किए। तो वो कह रहे हैं कि चलें बिल तो मैं अदा कर देता हूँ, ज़रा 5 मकान तो मुझे दिला देंगे तो मेरा फ़ायदा हो जाए। तो यही हाल मोहन सिलाई साहब का है। उनके भी कोई 2 प्लॉट निकल आए हैं और वो कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे 2 प्लॉट ये भी है। तो ये तो अच्छा है, लेकिन उन्होंने साथ गिला किया है कि काश डीएचए में ही आपने निकाल दिए होते तो मुझे ज़रा ज़्यादा फ़ायदा होता। और इसी तरह से उस्मान डार साहिबा की जो वालदा मोहतरमा है साहब की, उनका भी एक ज़मीन का टुकड़ा निकल आया था तो उन्हें भी उसका पता नहीं था। तो आजकल उनके कागजात को मुस्तरद करने के लिए उनकी खुद से ही कोई जायदादें बनाई जा रही हैं, दरियाफ्त की जा रही हैं, उनके नाम भी लगा दी जाती हैं और फिर उसके ऊपर कोई नादहिंदगी का एतराज़ लगाकर उनके कागजात मुस्तरद कर दिए जाते हैं। तो ये बड़ा फ़ायदा है। तो ये एक मजाक भी बन गया है पीटीआई वालों के लिए। वो कहते हैं कि चलो भाई ये तो हमें फ़ायदा हो रहा है, कम अज़ कम हमारे प्लॉट निकले तो हमें दे ही दें हमारे प्लॉट ताकि हमें फ़ायदा। तो वो कम अज़ कम दरख्वास्त तो आपने हमारी मुस्तरद करनी है, फॉर्म तो हमारे मुस्तरद करने ही हैं, किसी एक बहाने से नहीं तो किसी दूसरे बहाने से। कम अज़ कम हमें माली फ़ायदा तो मिल जाएगा, कोई प्लॉट ही हमें मिल जाएंगे। तो अब ये तमाशा बन के रह गया कि आपने किस तरह के जवाज़ बनाकर जो है इनको इलेक्शन से आउट करने का एक प्लान बना रखा है। निगरान वज़ीर आज़म साहब के ऊपर मुझे बात करनी थी, लेकिन अब सूरत हाल ये कि आज टाइम ज़्यादा हो गया और चीफ जस्टिस साहब ने काफ़ी वक्त ले लिया। और चीफ जस्टिस साहब जाते जाते सिर्फ इतनी बात कहूँगी कि क्या फिर आप कत्ल के मुकदमे में भी यही बोलेंगे कि जनाब चूँकि मकतूल खुद मौजूद नहीं है लिहाजा मुकदमा नहीं सुना जा सकता, क्योंकि आपने शोएब शाहीन साहब से आज कहा आप किस मुँह से ये बात कर रहे हैं, आप किस मुँह से उनकी बात कर रहे हैं। तो यानी अरशद शरीफ को भी आप कहेंगे कि भाई कब्र से बाहर निकलो फिर आपका मुकदमा सुनेंगे कि वाकई आप कत्ल हुए हुए नहीं, आके गवाही दो। तो फिर आप भुट्टो का रेफरेंस क्यों सुन रहे हैं? उस वक्त कौन वहाँ पर मौजूद था जब उन्हें फांसी दी गई? हो सकता है उन्होंने खुद ही फांसी का बंदा गले में डाल लिया और खुदकुशी ना कर ली हो। क्या किसी ने देखा था वहाँ पर? जो जिन लोगों ने रेफरेंस दायर किया कि वो वहाँ पर मौजूद थे। तो अगर एतजाज़ ऐसे ने किसी को अगवा होते नहीं देखा तो फिर किसी ने देखा तो भुट्टो को भी नहीं है कि उन्हें फांसी दी गई थी कि नहीं दी गई थी। तो चीफ जस्टिस साहब ऐसे ना करें। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।